तो गाइस, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय संजू सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूँ आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई ली गई निर्णय मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। दोस्तों, आरबीआई जो है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा 6 से 8 अप्रैल के बीच मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग किया गया, जिसके तहत जो निर्णय लिया गया है उसका सारा जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा। दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है मैं आप लोगों को बीच शेयर करूंगा। दोस्तों, चलिए हम इसको पढ़ते हुए और इसको जहां आवश्यकता होगी, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा, मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। दोस्तों, आज अर्थात 8 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति फैसलों की घोषणा किया गया है। अर्थात जो कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया है उसकी घोषणा प्रेस रिलीज के द्वारा आरबीआई गवर्नर के द्वारा किया गया है। दोस्तों, ये द्विमासिक मौद्रिक नीति है, अर्थात 2 माह में एक बार इसका बैठक होती है। मौद्रिक नीति का लक्ष्य क्या है? आरबीआई के अंतर्गत जो मौद्रिक नीति है दोस्तों, उसका क्या लक्ष्य होता है, आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है, इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, अर्थात आर्थिक वृद्धि भी करना है और मूल्य को स्थिर भी बनाए रखना, अर्थात महंगाई को ध्यान में रखते हुए जो भी निर्णय होगा, जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी, वो मूल्य स्थिरता को ध्यान में रखते हुए, ताकि आम उपभोक्ताओं को इस पर असर ना पड़े। मई 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया, जिससे कि लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित ढांचे के कार्यान्वयन के लिए एक सांविधिक आधार प्रदान किया जा सके। दोस्तों, चालू वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक के शक्ति की अध्यक्षता में यह पहली एमपीसी की बैठक है। इस कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें कि आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, और ये सभी लोगों का नाम है जो कुछ वित्त से फाइनेंस से होते हैं, समूह का नाम है। यही 6 सदस्यीय इस कमेटी के मेंबर्स हैं। दोस्तों, इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। दोस्तों, लगातार 11वीं बार आरबीआई द्वारा नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, अर्थात नीतिगत दरों में जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ये सारे चीज़ आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। देखिए, हमने इसको डिटेल्स भी किया है कि इस बार फिर रेपो रेट में नहीं हुआ बदलाव, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों पर यथास्थिति बनाए रखा। रेपो रेट 4% पर स्थित है और रिवर्स रेपो रेट 3.35 है। देखिए दोस्तों, रेपो रेट जो है, ये इसका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता दूंगा ताकि कन्फ्यूजन न रहे। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिसका ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, मतलब आरबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं और उसको ब्याज देना पड़ता है आरबीआई को, यही रेपो रेट है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि इसका यदि रेट बढ़ता है, इसकी अगर दर बढ़ेगी तो कॉमर्शियल जो भी वाणिज्यिक बैंक है उसका भी रेट बढ़ जाएगा और इसका असर जो है फिर ग्राहक पे आ जाएगा, इसीलिए इसको नहीं बढ़ाया गया है। रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत जो है ये भी अल्पकालिक अवधि के लिए है। रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है वो रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। इसके साथ ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट भी 4.25% पर स्थिर रखा गया है।
वर्ष 2022-23 के लिए विकास दर 7.8 से घटाकर 7.2% किया गया। दोस्तों इसे प्रीवियस ईयर में ये 7.8 का जो लक्ष्य रखा गया था उससे घटाकर 7.2 किया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए महंगाई का जो अनुमान है 4.5% से बढ़ाकर 5.7 रखा गया है। अब दोस्तों हम ये डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। रेपो रेट क्या होता है, जिस पर आरबीआई द्वारा बैंकों को कर्ज दिया जाता है, अर्थात जो कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक, वही दर रेपो रेट कहलाता है। और रिवर्स रेपो रेट जो है इसका जस्ट उल्टा होता है, जिस पर बैंकों की ओर से जमा पर आरबीआई से ब्याज मिलता है। सीआरआर निवल मांग और समय देता की हिस्सेदारी जो किसी वाणिज्यिक बैंक को रिजर्व बैंक में नकदी शेष के रूप में रखनी होती है। इसकी दर जितनी ऊंची होगी बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होगी। अर्थात जब साख सृजन क्षमता कम होगी तो आम उपभोक्ता को लोन देने की क्षमता घट जाएगी बैंक को, इसीलिए इस दर को स्थिर रखा गया है। सामूहिक तरलता अनुपात SLR निवल मांग और समय देता की हिस्सेदारी जो बैंकों को अभारित सरकारी प्रतिभूतियां, नकदी, स्वर्ण जैसी सुरक्षित और चल अस्थियां में रखना होता है। SLR में परिवर्तन अक्सर निजी क्षेत्र के उधार देने की बैंकिंग प्रणाली में संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। दोस्तों बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करने हेतु आरबीआई द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है। अभी दोस्तों मैं आपको इसका ताज़ा उदाहरण बताना चाहूँगा कि श्रीलंका में वित्तीय आर्थिक उदाहरण के रूप में हम ये समझ सकते हैं श्रीलंका में आर्थिक संकट अभी के समय में काफ़ी वहाँ आर्थिक संकट अभी के समय में वहाँ की स्थिति काफ़ी भयावह बनी हुई है। दोस्तों श्रीलंका में आप देख ही रहे होंगे, न्यूज़ पे सुन रहे होंगे कि कोई ये स्थिति आ गई है कि वहाँ भी वित्त मंत्री बनने के लिए कोई मंत्री तैयार नहीं हो रहे हैं। पूरा अराजकता फैल गई है, कैश का अभाव हो गया, खाद्यान्न का अभाव हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना डेबिट कार्ड के एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा आरबीआई द्वारा दोस्तों घोषणा किया गया कि कार्डलेस कैश की निकासी का उपयोग बढ़ाया जाएगा। फिलहाल कुछ ही बैंकों में ये सुविधा है। इसका मुख्य लाभ जो है, इससे धोखाधड़ी कम होता है और कार्ड क्लोनिंग के जरिए फ्रॉड के मामले में इसमें कमी आएगी। तो दोस्तों मैंने आज आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है उसके बारे में मैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स आप लोग के बीच शेयर किया हूँ। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।